तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ द डिजीज पोर्शन जिसका नाम है GERD। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं GERD को, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ठीक है, तो अभी तक एनाटॉमी फिजियो थी जो हमने पढ़ ली है। अब हम जा रहे हैं डिजीज पोर्शन के अंदर, जिसका सबसे पहला टॉपिक है GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। किसी भी कारण की वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट का ईसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्स हो जाना, उसको कहेंगे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, ये क्या है? स्टमक है। स्टमक के अंदर क्या हो रहा है भाई? बहुत सारा एसिडिक कंटेंट था और किसी भी रीजन की वजह से, जैसे लोअर इसोफेजियल स्पिंटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, ये ओपन रह गया, इससे क्या हुआ? एसिडिक कंटेंट है ना, ये ईसोफेगस के अंदर आ गया और ईसोफेगस की वॉल को डैमेज करने लगा। तो इसको बोलते हैं हम GERD। ठीक है, तो GERD को शुरू करने से पहले, उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे नोट सेट में भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। जैसे सबसे पहला बोलस। बोलस क्या होता है? फूड जब सलाइवा के अंदर मिक्स होके ईसोफेगस के अंदर एंटर होता है तो उसको हम बोलते हैं बोलस। बोलस कभी भी ओरल कैविटी के अंदर के कंटेंट को नहीं कहेंगे, कभी भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन के कंटेंट को बोलस नहीं कहेंगे। बोलस हम उस कंटेंट को कहेंगे जब फूड पार्टिकल ईसोफेगस में एंटर होते हैं। ईसोफेगस के अंदर अगर कोई कंटेंट है तो उसको ही हम बोलस कहेंगे। तो लिख लेते हैं, फूड with saliva enter into esophagus, इसको कहेंगे हम बोलस। अब बात करते हैं सेकेंड टर्मिनोलॉजी, काइम। काइम तो देखो, जब बोलस गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद जब ये कंटेंट ड्यूोडेनम में एंटर होता है तब हम उसको बोलेंगे काइम। ठीक है, तो लिख लेते हैं, व्हेन बोलस मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस and enter into duodenum। ठीक है, ड्यूोडेनम के अंदर जो कंटेंट है उसको ही हम काइम कहेंगे और जो स्टमक के अंदर कंटेंट है उसको हम बोलस कहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका काइम। उसके बाद तीसरा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया यानी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। उसके बाद ओडाइनोफीजिया, यानी पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग। पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग, स्वेलोइंग के टाइम पे जब पेन होता है उसको बोलते हैं हम ओडाइनोफीजिया। उसके बाद एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख ना लगना, यानी एनोरेक्सिया हो गया। ओके, उसके बाद होता है डेगुलेटेशन। डेगुलेटेशन अब होता है डेगलुटेशन, यानी एक्ट ऑफ स्वेलोइंग। स्वेलोइंग करना को बोला जाता है डेगलुटेशन। और डेगलुटेशन में पूछा जाता है कि डेगलुटेशन सेंटर कहाँ होता है, तो डेगलुटेशन सेंटर होता है अपने ब्रेन के मेडुला ओब्लांगटा में। ठीक है, डेगलुटेशन मतलब द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग।
द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग। तो डेग्लूटेशन सेंटर कहाँ होता है ये पूछा जाता है। ये होता है मेडुला ओब्लांगटा के अंदर। ठीक है, कहाँ पे होता है? मेडुला ओब्लांगटा के अंदर। उसके बाद अगला हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस यानी ब्लड इन वोमिटिंग। वोमिटिंग के अंदर ब्लड का आना उसको बोलते हैं हेमेटेमेसिस। ब्लड इन वोमिटिंग। उसके बाद नेक्स्ट टर्म स्टेटोरिया। स्टेटोरिया स्टेटोरिया मतलब फैटी स्टूल। स्टूल के अंदर फैट के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होना, यानी उस स्टूल को कहेंगे स्टेटोरिया स्टूल है। ये फैटी स्टूल है, यानी अनडाइजेस्टेड फैट इन स्टूल। ठीक है, किस किस के अंदर देखने को मिल सकता है स्टेटोरिया, ये भी बता दो। सीन इन कौन सी डिजीज, जैसे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, पेनक्रेटाइटिस, बाइल स्टोन। ठीक है, इस तरह से माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया, पेनक्रेटाइटिस, और कोलीलिथियासिस। इनके अंदर अपने को देखने को मिलता है माल एब्जॉर्प्शन, ये स्टेटोरिया। ठीक है, अब एक स्टूल की और क्वालिटी होती है मलीना। मेलिना, मलीना मतलब स्टूल के अंदर ब्लड का मिक्सअप होना, और वो ब्लड जो हम नेक्ड आइन से ना देख सके। ठीक है, यानी ब्लैक टेरी स्टूल। ब्लैक टेरी स्टूल ड्यू टू मिक्सअप ऑफ ओकल्ट ब्लड। ठीक है, ड्यू टू मिक्सअप ऑफ ओकल्ट ब्लड। और ओकल्ट ब्लड जो ये कहाँ से होता है, ये भी पूछा जाता है कि अपर जीआईटी ब्लीड के अंदर हमारे को मलीना देखने को मिलता है या लोअर जीआईटी। ज्यादातर मलीना देखा जाता है अपर जीआई ब्लीड के अंदर, सीन इन अपर जीआई ब्लीड। अपर जीआईटी ब्लीड। ठीक है, अपर जीआईटी के ब्लीड के अंदर देखने को मिलता है अपने को मलीना। ओके, इसके बाद एक होता है टेनेस्मस। टेनेस्मस यानी पेनफुल डेफिकेशन। पेनफुल डेफिकेशन। टेनेस्मस अपने को देखने को मिलता है इन कॉन्स्टिपेशन। टेनेस्मस इन इज सीन इन कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद होता है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। ठीक है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब लार्ज को स्मॉल में तोड़ देना, लार्ज को तोड़ना स्मॉल में। और एनाबोलिज्म मतलब, ठीक है, एनाबोलिज्म मतलब सिंथेसिस ऑफ लार्ज पार्टिकल फ्रॉम स्मॉल।
फ्रॉम स्मॉलर। भाई स्मॉल को लार्ज में तोड़ देना वो होता है एनाबोलिज्म, बस ठीक है। ग्लूकोनियोजिस जो आपने पढ़ाई होगा, मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट तो है, एक तो डेग्लूटेशन देख लो, और एक बोलस और काइम के अंदर डिफरेंस देख लो कि क्या होता है, और एक देख लो आप स्ट्रेटोरिया, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी GERD के बारे में। GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज backflow of gastric content, backflow of गैस्ट्रिक, या कभी कभार डोडिनल भी हो जाता है, गैस्ट्रिक और डोडिनल कंटेंट, गैस्ट्रिक और डोडिनल कंटेंट इन ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर गैस्ट्रिक और डोडिनल कंटेंट का आ जाना, उसको कहते हैं हम GERD। GERD की फुल फॉर्म लिख लेते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। दिस इज GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। तो ये है आपकी GERD। एक बार इमेज देख लेते हैं GERD की, ये देखिए, देखिए, ठीक है। एक तरफ है नॉर्मल हेल्दी स्टमक, ठीक है, और एक तरफ है आपका GERD स्टमक। नॉर्मल हेल्दी स्टमक के अंदर क्या है, जो अपना स्पिंटर है ना, जिसको हम कार्डियक स्पिंटर बोलते हैं, वो क्लोज है, ठीक है। इसकी वजह से कोई भी कंटेंट बाहर नहीं जा पा रहा है। जो यहाँ तक जो एब्डोमेन के अंदर कंटेंट था ना, यहाँ तक ये एब्डोमेन के अंदर ही पड़ा है, ये किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से, जैसे ये स्पिंटर ओपन हो गया, अपना कार्डियक स्पिंटर है, ये ओपन हो गया, तो अगर ये स्पिंटर ओपन हो गया है तो उससे क्या होएगा, जो ये कंटेंट है ना, ये कंटेंट बाहर की तरफ आ गया है, जिसको मैंने लिखा है एसिड रिफ्लक्स। एसिड का हो गया रिफ्लक्स, जिससे ये ईसोफेगस की लाइनिंग है, जो ईसोफेगस यहाँ से ऊपर स्टार्ट है, सारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस का सारे की सारी इंटरनल लाइनिंग डैमेज होना शुरू होगी, क्योंकि स्टमक के अंदर जो कंटेंट होता है वो हाईली एसिडिक होता है। स्टमक की वाल्स तो इस एसिडिक कंटेंट को झेल सकती है, लेकिन ईसोफेगस की वाल इस एसिड के लिए नहीं बनी है। तो ईसोफेगस की इंटरनल लेयर यानी म्यूकोजल लेयर इरोड होनी शुरू हो जाएगी, उस पर खरोच लगनी शुरू हो जाएंगी इस एसिडिक कंटेंट की वजह से, जिससे यहाँ पे एक कंडीशन जनरेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। किस लिए होती है, क्या सिम्टम होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ये होती है क्या होती है GERD। किसी भी कारण की वजह से अपना स्टमक या डोडिनम का एसिडिक कंटेंट ईसोफेगस के अंदर चला जाए, और ईसोफेगस के अंदर जाके वो ईसोफेगस की इंटरनल लाइनिंग यानी म्यूकोजल लाइनिंग को इरोड करना शुरू कर दे, वो होती है आपकी GERD। अब बात करते हैं GERD की ईटियोलॉजी। देखो, 3 ईटियोलॉजी होती है, बाकी सारी चीजें होंगी रिस्क फैक्टर।
3 कोजेज होंगे, बाकी सारे होंगे रिस्क फैक्टर। ईटियोलॉजी, सबसे पहले मैं बात करता हूं जो कोज हैं, जो नॉन कोज हैं, ठीक है। ईटियोलॉजी के अंदर सबसे पहले इनकम्पिटेंट कार्डियक स्फिंक्टर, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी कंपिटेंसी रिड्यूस हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट कार्डियक स्फिंक्टर, सबसे पहला कोज, किसी भी रीजन की वजह से कार्डियक स्फिंक्टर की कॉम्पिटेंसी खत्म हो जानी, ठीक है। सेकंड, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये आपने पीडियाट्रिक्स के अंदर पढ़ा होगा, सर ने आपको पढ़ाया होगा। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या हो जाता है, पाइलोरिक एरिया के अंदर से नैरोइंग हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, पर बेबी के अंदर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है। वोमिटिंग यानी जो HCl कंटेंट है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, वो बाहर आते हैं। तो बाहर आते हैं तो वे एसिडिक कंटेंट है, तो जो एसिडिक कंटेंट है ये ईसोफेगस की लाइनिंग को डैमेज करते हैं। लाइनिंग डैमेज होती है यानी GERD होती है। ओके, तो ये है पाइलोरिक स्टेनोसिस यानी थिकनिंग ऑफ लोअर स्फिंक्टर, लोअर पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है रेट्रोग्रेड पेरास्टाल्सिस। रेट्रोग्रेड पेरास्टाल्सिस, ठीक है। किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से पेरास्टाल्सिस का मूवमेंट अपोजिट स्टार्ट हो जाना, यानी नॉर्मली पेरास्टाल्सिस मूवमेंट ओरल कैविटी से एनल कैविटी की तरफ जाती है, लेकिन किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से पेरास्टाल्सिस मूवमेंट उल्टी शुरू हो जाती है। स्टमक का कंटेंट ऊपर इसोफेगस में जाने लग जाता है, जिससे क्या हो जाता है, आपको GERD देखने को मिलता है, ठीक है। GERD अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के। अब हम बात करते हैं, ये सभी थे कोजेस, अब बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर्स की। क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे फूड, हमने कुछ ऐसा फूड खा लिया जो क्या गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करने लग गया, स्टमक को इरिटेट करने लग गया, जिससे वो खाना स्टमक से बाहर निकलने लग गया। जैसे हम क्या खा लेते हैं, कई बार कैफीन वाला खाना खा लेते हैं, कई बार अल्कोहल पी लेते हैं, कई बार क्या होता है स्पाइसी खाना खा लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो स्टमक की लाइनिंग है ना वो इरिटेट हो जाती है, जिससे कई बारी वो चीज़ें, स्टमक की चीज़ें ईसोफेगस में आ जाती है, रिफ्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो फूड, जैसे फूड कौन से, वो फूड दैट कैन कोज गैस्ट्रिक इरिटेशन, डेट कैन कोज गैस्ट्रिक इरिटेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल की वजह से गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, मिल्क की वजह से भी होती है, कैफीन की वजह से भी होती है, कैफीन जो कॉफ़ी और अल्कोहल और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर देखने को मिलता है, और टोबैको की वजह से भी होती है, ठीक है। फास्ट फूड की वजह से भी होती है, स्पाइसी फूड की वजह से भी होती है, ये सारी और भी वेरियस टाइप ऑफ फूड, कोई भी फूड भाई जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इरिटेशन हो, वो सभी GERD कोज कर सकता है। उसके बाद हैवी वेट लिफ्टिंग, कोई पर्सन जिम में जाता है, खाना खा के जिम में चला गया, उसने एकदम से हैवी वेट लिफ्ट कर दिया, जिससे क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी है ना, इसके अंदर एकदम से प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर की वजह से स्टमक कंप्रेस होके ईसोफेगस के अंदर कंटेंट को रिफ्लक्स कर देगा, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। अगला रिस्क फैक्टर ओल्ड एज,
जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे स्पिंटर की कॉम्पिटेंसी डिक्रीज हो जाती है, तो ओल्ड एज के अंदर कार्डिक स्पिंटर है, यानी जो लोअर इसोफेजियल स्पिंटर है उसकी कॉम्पिटेंसी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जीईआरडी देखने को अपने को मिलता है। ठीक है, ये सारे रिस्क फैक्टर। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम की। तो देखिए, एक मोस्ट कॉमन फीचर जीआरडी के अंदर देखा जाता है वो होता है हार्ट बर्न होना। जब भी गैस एसिडिक कंटेंट ईसोफेगस की वॉल्स को हिट करता है तो जलन होती है, ऐसा लगता है जैसे हार्ट बर्न हो रहा है। ठीक है, हार्ट बर्न जिसको हम पायरोसिस के भी नाम से जाना जाता है, ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है जो जीईआरडी के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा? हार्ट बर्न या पायरोसिस। हार्ट बर्न को बोला जाता है पायरोसिस के नाम से। ठीक है, यानी बर्निंग सेंसेशन। इन ईसोफेगस, ईसोफेगस के अंदर बर्निंग सेंसेशन फील होती है, यानी पायरोसिस। ये पायरोसिस क्या है? एक तो मोस्ट कॉमन है एंड अर्ली फीचर। मोस्ट कॉमन फीचर भी है और अर्ली फीचर भी है। क्या? हार्ट बर्न। उसके बाद पेशेंट को भाई डकार आएंगी, खट्टी डकार आएंगी, तो जब भी जीईआरडी होगी यानी बेल्चिंग देखने को मिलेगी, पर्सन को हिचकियां देखने को मिलेगी। हिचकियां यानी हिकअप्स, हिकअप्स देखने को मिल सकती है। और कॉमन से क्लिनिकल फीचर्स नोजिया एंड वोमिटिंग, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगी। नोजिया देखने को मिलेगी, नोजिया यानी उल्टी आने का फील होना। ठीक है, वोमिटिंग यानी उल्टी का आ जाना। एनोरेक्सिया यानी पेशेंट का भूख ना लग रहा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और बार बार फ्रीक्वेंट जीआरडी होता रहा तो पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है ईसोफेजाइटिस, ईसोफेगस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, ये सभी क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिलेंगे हार्ट जीईआरडी के अंदर। अब इसके अंदर हाईलाइट करिए हार्ट बर्न को। और अभी तक का कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि किसी पेशेंट के अंदर जीईआरडी है या नहीं है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे जैसे ही कोई जीईआरडी का पेशेंट आपके पास आएगा, हमारा पहला स्टेप होता है उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करना और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर हम पूछेंगे कि भाई आपको कहाँ, किस रीजन की वजह से पेन हो रहा है। सबसे पहले तो हम उससे ये पूछेंगे, जैसे क्या आपको वेट उठाने के बाद पेन होता है? ठीक है, या क्या हो रहा है आपको कोई और जीआईटी का इशू है? ठीक है, फिर हम पूछेंगे कि भाई आपको पेन का क्या साइन है, कब देखने को मिलता है, किस टाइप का पेन है, किस लोकेशन पे पेन है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन है या नहीं है। ठीक है, आपको डकार आती है या नहीं आती, आपको हिचकी आती है या नहीं आती। ठीक है, उसके बाद फिर हम करेंगे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एक स्केल होता है, हम यहाँ पे करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे मेन तो नहीं, फिजिकल एग्जामिनेशन स्केल बाद में बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे करेंगे हम एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एक कैमरा, एक प्रोब को अंदर डालते हैं पेशेंट के जीआईटी के अंदर, जिसके सामने एक कैमरा लगा होता है और पूरी जीआईटी को हम विजुअलाइज करते हैं, यानी आंखों से देखते हैं कि कहीं पे कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है, एंडोस्कोपी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है 24 आवर इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग।
24 आवर, इसको बोला जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ये क्या है? 24 आवर ईसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग। हम क्या करेंगे? ईसोफेगस की पूरे 24 घंटे की पीएच मॉनिटर करते रहेंगे। अगर किसी टाइम पे किसी भी टाइम पे, जैसे सपोज करो खाना खाने के बाद या वेट लिफ्ट करने के बाद या सोते टाइम पे, किसी भी टाइम पे अगर पीएच ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब स्टमक का कंटेंट ईसोफेगस के अंदर आ रहा है, तभी पीएच ड्रॉप हुआ है। तो ये है एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, 24 आवर ईसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग। उसके बाद एक स्केल होता है जॉनसन डी मैटर स्कोर, ठीक है, एक स्कोर होता है जिसका नाम होता है जॉनसन डी मैस्टर स्कोर। ये एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये स्कोरिंग सिस्टम सबसे पहले तो दिया जाता है टू चेक सीवियरिटी ऑफ जीईआरडी की सीवियरिटी को चेक करने के लिए हम ये स्कोरिंग सिस्टम दिया जाता है जिसका नाम है जॉनसन डी मैस्टर स्कोर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जॉनसन डी मैस्टर स्कोर के अंदर हम क्या करते हैं, स्कोरिंग देते हैं। जैसे अगर स्कोर इफ जो जॉनसन डी मैस्टर का अगर स्कोर है ग्रेटर देन 14 आता है तो इसका मतलब ये है अबनॉर्मल। अगर स्कोर आता है 14 से लेके 50 तक के बीच का, ठीक है, तो इसका मतलब ये है माइल्ड जीईआरडी। और अगर स्कोर आता है 51 से 100 तक तो हम कहेंगे ये है मॉडरेट जीईआरडी, मॉडरेट जीईआरडी। और अगर स्कोर आता है ग्रेटर देन 100 तो हम कहेंगे सीवियर जीईआरडी, तो हम कहेंगे ये है सीवियर जीईआरडी, ठीक है। बस इसके अंदर आपको ये स्कोर वगैरह याद नहीं करना, 14, 15, 51, 100 ऐसा कुछ याद नहीं करना, केवल आपको इसका नाम थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई जॉनसन डी मैस्टर स्कोर भाई जीईआरडी के लिए यूज किया जाता, बस इतना ही जरूरी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट की। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में अपने को क्या करना है, हर उस फैक्टर को अवॉइड कराना है पेशेंट के अंदर जिसकी वजह से जीईआरडी प्रोवोक हो रही है। जैसे भाई दूध पीने की वजह से, अल्कोहल पीने की वजह से, स्मोक करने की वजह से, नॉन वेज खाने की वजह से, हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से, या खाना खाते लेट जाने की वजह से, तो हर वो फैक्टर को हमारे को अवॉइड करवाना है पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट का पहला स्टेप क्या है, अवॉइड फैक्टर्स which can cause gastric irritation। हर वो फैक्टर जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रही है उस फैक्टर को हमने कर देना है अवॉइड, ठीक है। जैसे अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कैफीन को अवॉइड करेंगे, उसके बाद मिल्क को अवॉइड करेंगे, स्पाइसी फूड को अवॉइड करेंगे, उसके बाद गैस्ट्रिक इरिटेंट्स को जैसे अल्कोहल लिख लिया, हाँ, अल्कोहल को अवॉइड करेंगे, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को पूछेगा डाइट कैसे लेनी है, तो उसको कह दें आप लो फैट एंड ब्लेंड डाइट लीजिए भाई,
यानी ऐसी डाइट जो अपने गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट ना करे, ठीक है। उसके बाद कहेंगे अवॉइड कर भाई तू, पेशेंट को बोलेंगे अवॉइड कर ईटिंग और ड्रिंकिंग जस्ट बिफोर स्लीप, सोने से जस्ट पहले कुछ भी खाना पीना अवॉइड कर, ताकि क्योंकि जब पेशेंट सोता है तो वो सुपाइन पोजीशन में आ जाता है, तो ग्रेविटी की थ्रू अगर स्टमक फुल होगा तो और स्पिंटर वीक होंगे तो स्टमक का कंटेंट बाहर इसोफेगस में आ जाएगा, ठीक है। तो अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग जस्ट बिफोर स्लीप, इनको भी अवॉइड कर, ठीक है। पेशेंट को अगर पेशेंट को जैसे पोजीशन देनी है तो कैसी पोजीशन देंगे, गिव फाउलर, ताकि जो कंटेंट है स्टमक का ग्रेविटी के थ्रू वो नीचे ही रहे, ठीक है। फाउलर दे देंगे, या दूसरी होती है रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग, या रिवर्स पोजीशन। पेशेंट को ऐसी पोजीशन देंगे जिससे स्टमक का कंटेंट स्टमक के अंदर ही रहे, वो इसोफेगस के अंदर ना आए, ठीक है। या कह देंगे लिफ्ट, सोते टाइम पे लिफ्ट हेड ऑफ बेड, बेड के हेड को लिफ्ट कर देंगे यानी उठा देंगे, ताकि पेशेंट को थोड़ा सा फाउलर सी पोजीशन के अंदर पेशेंट आ जाए, ठीक है, जिससे कंटेंट बाहर ना आए, ठीक है। तो ये चीज हम करेंगे। उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कुछ ऐसी ड्रग्स अवॉइड करें जिससे जो स्टमक की एम्प्टिंग है ना वो स्लो होती है, जैसे अवॉइड सर्टेन मेडिसिन्स that can slow gastric emptying। तो भाई पहली बात तो देखो, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो होने से दिक्कत क्या है। अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, गैस्ट्रिक कंटेंट का खाली होना थोड़ा स्लो हो जाता है, उससे क्या है जितनी ज़्यादा देर तक स्टमक के अंदर कंटेंट पड़ा रहेगा उतनी ज़्यादा देर तक जीईआरडी का रिस्क रहेगा। लेकिन अगर स्टमक का कंटेंट नीचे चला गया आपका ड्यूोडेनम में, तो जीईआरडी का रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। तो कई कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जिससे स्टमक की एम्प्टिंग स्लो हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग अगर कोई पेशेंट लेता है उससे स्टमक की एम्प्टिंग स्लो हो जाती है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद अगर ड्रग्स का नाम आ ही गया है तो हम बात करते हैं फार्मा मैनेजमेंट की। ये था आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, अब बात करते हैं हम फार्मा मैनेजमेंट। फार्मा मैनेजमेंट की कौन सी ड्रग्स हम पेशेंट के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले पूछा जाता है कि बेस्ट चॉइस, तो जो बेस्ट चॉइस है वो है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, गिव पीपीआई, ये है आपकी बेस्ट चॉइस, ठीक है। सबसे पहली फार्मा है पीपीआई, ये है आपकी बेस्ट चॉइस, ठीक है। कौन सी है सबसे पहली चॉइस होती है जीईआरडी के अंदर, वो है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। जैसे एग्जांपल के लिए भाई कौन सी होती है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, पेंटाप्रोजोल, ओमिप्राजोल, यानी वो ड्रग्स जिसके पीछे जोल लग जाए वो होती है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। दीज आर द बेस्ट चॉइस ड्रग्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटोन पंप इनहिबिटर के अंदर पूछा जाता है कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स हम पेशेंट के अंदर देते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, मल्टीपल टाइम नोरसेट में, मल्टीपल टाइम ईएसआईसी में, मल्टीपल टाइम रेलवे के अंदर पूछा जाया गया है पीपीआई के साइड इफेक्ट। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बार रिपीट होता है वो है यहाँ पे मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है, हाइपोमैग्नीसीमिया।
मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की वजह से। इसको करो आप हाईलाइट। ठीक है, क्या है? हाइपोमैग्नीसीमिया। ठीक है, दूसरा यहां पे हो जाती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन B12 की हो जाती है डेफिशिएंसी। तीसरा यहां पे हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस। ये सभी है ओस्टियोपोरोसिस और विटामिन B12 डेफिशिएंसी लॉन्ग टाइम साइड इफेक्ट। ठीक है, क्रोनिक साइड इफेक्ट, और इन तीनों को करो हाईलाइट। ठीक है, दीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है, ये चीज। ठीक है, उसके बाद हमारे बात करते हैं सेकंड फार्मा मैनेजमेंट। सेकंड फार्मा मैनेजमेंट, कुछ ऐसी ड्रग्स देनी है जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को फास्ट कर दे और गैस्ट्रिक इरिटेंट्स को कम करे। ठीक है, अपने को कुछ ऐसी ड्रग्स देनी है जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को तो फास्ट कर दे और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को फास्ट कर दे और गैस्ट्रिक इरिटेशन को कम कर दे। जैसे सेकंड में हम लिखेंगे एंटासिड्स। ठीक है, एंटासिड्स। ठीक है, एंटासिड के अंदर सबसे पहला एमसीक्यू ये बनता है कि एंटासिड के अंदर कौन सा साल्ट प्रेजेंट है। कई बारी बना है भाई, एम्स ने भी पूछा है 2-3 बारी, 2020 से पहले 2-3 बारी एम्स में भी आ चुका है ये कि एंटासिड के अंदर कौन सा साल्ट प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इसके अंदर कंटेंट, सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एल्यूमिनियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चौथा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको NaHCO3 भी बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। दीज आर द कंटेंट, और इन सभी कंटेंट्स को कीजिए आप हाईलाइट। ये वो कंटेंट है जो एंटासिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटासिड का दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशियम का अमाउंट होने की वजह से इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। किसको? एंटासिड को। ठीक है, एंटासिड को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब एंटासिड का एक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो पीपीआई का, पीपीआई के बारे में देखते चलो को पहले एंटासिड का बता देते हैं। एंटासिड क्या करते हैं? इट न्यूट्रलाइज HCl। जो स्टमक एसिड के अंदर, स्टमक का जूस के अंदर जो एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, उसको ही न्यूट्रलाइज कर देती है। कौन? एंटासिड्स। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट है एंटासिड के साइड इफेक्ट। एंटासिड के साइड इफेक्ट्स, एंटासिड के क्या क्या साइड इफेक्ट्स है। ठीक है, तो एंटासिड के एक तो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एंटासिड के अंदर ना सबसे पहला साइड इफेक्ट मैं बताऊंगा, ये डिपेंड करता है कि एंटासिड के अंदर कौन सा साल्ट है, मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है। तो देखो दो साइड इफेक्ट है, एक है कॉन्स्टिपेशन, एक है डायरिया। अब ये दोनों साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कंडीशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा आपको एल्यूमिनियम वाले साल्ट के अंदर। अगर हमने डाला है एल्यूमिनियम तो देखने को मिलेगा आपको कॉन्स्टिपेशन, अगर हमने डाला है मैग्नीशियम तो देखने को मिलेगा आपको डायरिया। ठीक है,
मैग्नीशियम वाले साल्ट के अंदर देखने को मिलेगा डायरिया, एल्यूमिनियम के अंदर देखने को मिलेगा आपको कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखने को मिलेगा था आपको हाइपोफोस्फेटीमिया। हाइपोफोस्फेटीमिया यानी फोस्फेट का लेवल ब्लड के अंदर कम देखने को मिलता है। फिर मसल वीकनेस देखने को मिलती है। ठीक है, एंटासिड की वजह से मसल वीकनेस, और सबसे सीवियर सीजर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज आप इसके अंदर हाईलाइट कीजिए, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हाइपोफोस्फेटीमिया। बस इन तीनों को तो याद ही रखना है, बाकी दोनों को भी पढ़ लेना, लेकिन इन तीनों को तो याद ही रखना है। ठीक है, साइड इफेक्ट ये है किसके, एंटासिड के। अब अगला फार्मा मैनेजमेंट के अंदर थर्ड जो ड्रग देते हैं वो देते हैं हम H2 ब्लॉकर। थर्ड जो ड्रग हम देते हैं वो होती है H2 ब्लॉकर्स। ठीक है, H2 ब्लॉकर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन और सिमेटिडिन, ये दोनों एक मेन H2 ब्लॉकर्स ड्रग है। ठीक है, यहां पे सिमेटिडिन के बाद इनका सबसे पहले तो एक चीज लिख लो, एक्शन, कि H2 ब्लॉकर करती क्या है, इट डिक्रीज HCl प्रोडक्शन। देखो नॉर्मली ना H2 ब्लॉकर्स इतने यूज नहीं करे जाते। H2 ब्लॉकर्स पता है क्या, जब हमारे को ना जल्दी से जल्दी एक्शन करना हो, एकदम से GERD हो रहा है भाई, खाना खाया और GERD होया, तो हमने क्या करा, H2 ब्लॉकर की एक रेंटेक की गोली ले ली, बहुत जल्दी एक्शन करती है। आधे घंटे के अंदर आपको एसिडिटी से बिल्कुल राहत मिल जाती है H2 ब्लॉकर लेने की वजह से। वहीं आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एम्प्टी स्टमक लोगे, उसको एक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, H2 ब्लॉकर का क्या होता है, एक्शन फास्ट होता है। ठीक है, तो H2 ब्लॉकर्स। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो सिमेटिडिन के बारे में पूछा जाता है कि सिमेटिडिन क्या है, एक एंटी एंड्रोजन ड्रग है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, सिमेटिडिन क्या है, एक एंटी एंड्रोजन ड्रग है। कौन सी, सिमेटिडिन, इसको कीजिए आप हाईलाइट। ठीक है, सिमेटिडिन एक एंटी एंड्रोजन ड्रग है। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइड इफेक्ट ऑफ H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स के साइड इफेक्ट्स। ठीक है, H2 ब्लॉकर के साइड इफेक्ट, सबसे पहले तो हेडेक। भाई हेडेक होएगा, सिर में पेन होएगा। उसके बाद गायनेकोमेस्टिया, देखो ये जो H2 ब्लॉकर होते हैं ना, एक तो मेल्स के अंदर और एक ओल्ड एज के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर कोई मेल है लंबे टाइम तक अगर वो H2 ब्लॉकर ले रहा है तो उसके अंदर ना फीमेल लाइक फीचर आने लग जाते हैं, जैसे गायनेकोमेस्टिया, यानी फीमेल लाइक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, गायनेकोमेस्टिया। उसके बाद अगर ओल्ड एज लेता है कोई पर्सन तो ओल्ड एज पर्सन के अंदर जैसे कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, और हेडेक के साथ ही लिख लो यहाँ पे, हेडेक के साथ ही कंफ्यूजन। अगर कोई ओल्ड एज वाला पर्सन लेगा ना तो उसके अंदर हेडेक होएगी, साथ में कंफ्यूजन भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगर हमने आईवी लिया है, इफ वी टेक रेंटेक आईवी, अगर हमने रेंटेक को या H2 ब्लॉकर को आईवी लिया है तो यहाँ पे बहुत रिस्क है कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया भी हो जाता है, क्योंकि हम रैपिडली इन्फ्यूज करते हैं। ऐसा तो है नहीं 50 ml के अंदर डालते हैं ना, इंजेक्शन में फिल किया और सटका दिया। ठीक है, इस तरह से हमारा काम होता है H2 ब्लॉकर देने का। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, ब्लड काउंट लंबे टाइम तक लेने पे ब्लड के लेवल को कम करने लग जाता है, डिक्रीज ब्लड काउंट। ठीक है, जो अपने RBC WBC प्लेटलेट है ना, उनका काउंट कम होने लग जाता है लंबे टाइम तक अपने H2 ब्लॉकर्स लेने की वजह से। ठीक है, तो ये थे आपके H2 ब्लॉकर्स। उसके बाद बात करते हैं चौथा फार्मा मैनेजमेंट का,
देखो इसके अंदर ये भी हाईलाइट करो भाई, इंपॉर्टेंट है। हेडेक कन्फ्यूजन, गायनेकोमेस्टिया, थोड़ा सा पढ़ लेना इनको, बस देख लेना इन दोनों को। अब बात करते हैं हम चौथा, फार्म मैनेजमेंट। फोर्थ फार्मा मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं यहां पे प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। क्यों ना कुछ ऐसी ड्रग्स पेशेंट के अंदर दिए जाए जिससे स्टमक की एम्प्टिंग फास्ट हो जाए। जैसे आपने नाम सुना होगा पेरिनोम, मेटोक्लोप्रामाइड जैसे। पेरिनोम या मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। पेरिनोम या मेटोक्लोप्रामाइड कुछ ऐसी ड्रग्स दे, ये क्या करते हैं, इट इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ये पेरिनोम या मेटाक्लोप्रामाइड ये क्या करती है, अपने जो एम्प्टिंग है ना उसको रैपिड कर देती है, ठीक है। स्टमक की एम्प्टिंग को फास्ट कर देती है। ये है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। ये था अभी तक फार्मा मैनेजमेंट। उसके बाद अब बात करेंगे हम सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली सर्जरी हम करते हैं ठीक है, सर्जिकल पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी यानी जो पाइलोरिक स्पिंटर है ना, अगर किसी को पाइलोरिक स्टीनोसिस है, अगर किसी पेशेंट को पाइलोरिक स्टीनोसिस की वजह से जीईआरडी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पाइलोरिक स्पिंटर को रिपेयर कर देंगे, ठीक है। यानी रिपेयर, सर्जिकल रिपेयर ऑफ पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक स्पिंटर को सर्जिकली रिपेयर कर देना। उसके बाद सेकंड सर्जरी, अगर देखो अगर पाइलोरिक स्पिंटर के अंदर इशू है तो पाइलोरोप्लास्टी कर देंगे, लेकिन अगर कार्डियक स्पिंटर के अंदर यानी लोअर इसोफेजियल स्पिंटर के अंदर प्रॉब्लम है तो हम करते हैं फंडोप्लिकेशन। फंडोप्लिकेशन हम क्या करते हैं, सपोज करो दिस इज द स्टमक, ये इसोफेगस आया, यह स्टमक हुआ, ठीक है। हम क्या करते हैं, सपोज करो ये वाला आपका स्पिंटर है, कार्डियक स्पिंटर, ठीक है। कार्डियक स्पिंटर के अंदर भाई इनकम्पिटेंट कार्डियक स्पिंटर है या कार्डियक स्पिंटर क्लोज ही अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस फंडस वाला पार्ट है ना, ये फंडस होती है, ये बॉडी होती है, ये एंट्रम होता है, अपने को पता है। इस फंडस वाले पार्ट को ऐसे ही एक दूसरे के चारों तरफ से रैप कर देंगे, ठीक है, बांध देंगे, एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे पकड़ के बांध देंगे। उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं फंडोप्लिकेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फंडोप्लिकेशन। इमेज देखिए, ये है फंडोप्लिकेशन। फंडोप्लिकेशन के टाइप्स है, जैसे निसेन फंडोप्लिकेशन है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, 360 डिग्री फंडस पार्ट को एब्डोमेन के चारों तरफ रैप करके ऐसे बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद दो छोटे मोटे और फंडोप्लिकेशंस हैं, जैसे ये क्या है, टोपेट फंडोप्लिकेशन है, इसके अंदर 270 डिग्री फंडस पार्ट को एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे रैप कर देते हैं। वहीं डीओआर एंटीरियर, इसको डीओआर फंडोप्लिकेशन बोलते हैं। तो डीओआर फंडोप्लिकेशन के अंदर हम 180 डिग्री रोटेट करके रैप कर देते हैं, ठीक है। मेनली निसेन फंडोप्लिकेशन ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका फंडोप्लिकेशन, ठीक है। फंडोप्लिकेशन के अंदर क्या है, रैपिंग ए पोर्शन ऑफ gastric,
ठीक है, रैपिंग अ पोर्शन ऑफ गैस्ट्रिक फंडस अराउंड स्पिंटर एरिया ऑफ अराउंड कार्डिक स्पिंटर एरिया। ठीक है, ये चीज, इससे क्या हो जाता है, इससे क्या रहता है, इंक्रीज कॉम्पिटेंसी ऑफ कार्डिक स्पिंटर। यह है आपका फंडोप्लिकेशंस। ठीक है, मेनली यूज किया जाता है निसिन फंडोप्लिकेशन, जिसके अंदर 360 डिग्री तक रोटेट करके हम बांध देते हैं। फिर दूसरा होता है आपका टोपेट फंडोप्लिकेशन, जिसमें 270 डिग्री। उसके बाद डीओआर फंडोप्लिकेशन, जिसके अंदर 180 डिग्री। ठीक है, आपको ये डिग्री वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, नाम भी याद करने की जरूरत नहीं, बस एक निसिन को थोड़ा सा देख लेना कि 360 डिग्री रोटेट करके एक दूसरे के चारों तरफ हम बांध देते हैं। ठीक है, तो ये चीज, ये है आपका फंडोप्लिकेशन। अब एक और प्रोसीजर होता है सर्जरी में ही। ठीक है, कौन सा प्रोसीजर, सेकंड है, थर्ड थर्ड प्रोसीजर, स्ट्रेटा प्रोसीजर। ठीक है, स्ट्रेटा प्रोसीजर क्या होता है, एक नॉन सर्जिकल मेथड है जिसके अंदर हम रेडियो वेव्स के द्वारा लोअर ईसोफेगस की मसल्स को स्ट्रोंग बनाते हैं। बस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के द्वारा हम क्या करते हैं, लोअर ईसोफेजियल मसल्स को स्ट्रोंग बनाते हैं। मसल स्ट्रोंग बनेगी तो वहां पे डैमेज नहीं होएगा। ठीक है, यानी ठीक है, जिसके अंदर इट यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी टू स्ट्रेंथन मसल ऑफ लोअर ईसोफेगस। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटा प्रोसीजर। उसके बाद ये प्रोसीजर आपका मैनेजमेंट हो गया खत्म। अब लास्ट में बस लिख लो कॉम्प्लिकेशन। जीईआरडी का क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर हम जीईआरडी को अनट्रीटेड छोड़ दें तो क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन मैंने ऑन्कोलॉजी में आपको कराया था, बैरेट इसोफेगस। बैरेट इसोफेगस क्या है, बार बार फ्रीक्वेंटली जीईआरडी की वजह से जो इसोफेगस की वाल है उसके सेल अब नॉर्मली एक टाइप से दूसरे टाइप के अंदर चेंज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम बैरेट इसोफेगस। ठीक है, जैसे क्यूबोइडल सेल्स थे, बार बार जीईआरडी होने की वजह से वे कोलुमिनर के अंदर चेंज हो गए, वो होता है आपका बैरेट इसोफेगस। ये है कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीईआरडी और इसोफेजाइटिस। ये है आपके कॉम्प्लिकेशन और ये हो गया आपका जीईआरडी खत्म।
वैसे तो GERD बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट MCQ नहीं आते, लेकिन जैसे फार्मा का मैंने यहाँ पे बता दिया तो इस वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। और GERD से डायरेक्ट MCQ नहीं आएंगे, लेकिन MCQ के अंदर GERD का जिक्र जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। थैंक यू।